Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स प्यारे प्यारे कमेंट्स दिया करो। ये आपका हमारा एक बड़ा गहरा रिश्ता है कमेंट्स से। अगर आप अपना मानते हैं और आप प्यार देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, मायूस नहीं करेंगे हमें। बहुत ही प्यारा सेशन है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश से संबंधित इंग्लिश और ग्रामर दोनों ही पार्ट हमने लिए हैं। एमसीक्यूज बेस है। इसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। 7 पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वॉच नहीं किया प्लीज़ उन्हें वॉच कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन। और आपको वर्क है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके रेस्पॉन्स भी पढ़ेंगे 4 ABCD। जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है उससे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपने आप को चेक करें। नो दाई सेल्फ, सुकरात जो दुनिया के जाने माने फिलोसफर हैं, उन्होंने कहा नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानो। अगर आप अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को पहचान गए, अगर इसमें 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, 20 का मतलब 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 आंसर्स मिलेंगे इसमें आपको, क्योंकि 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पहचानना है कि इन 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमारे उत्तर देने से पहले। आइए शुरू करते हैं। कितना आप फॉलो करते हैं, कितना लाइक करते हैं, देखा जाता है कि आपकी कितनी मेहनत चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एज यू लाइक इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? प्रॉब्लम प्ले, ट्रेजेडी प्ले, रोमांटिक प्ले या रोमांटिक कॉमेडी। फटाफट आंसर करिए फ्रेंड्स। एज यू लाइक इट, करेक्ट आंसर आपका डी होगा, रोमांटिक कॉमेडी। ये क्या है? रोमांटिक कॉमेडी। किसकी है? शेक्सपियर की। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये कब आई थी? तो 1623 फर्स्ट फोलियो में इसे प्रिंट किया गया था। ठीक है, एक तरह की ये रोमांटिक कॉमेडी है और इसमें जो है रोमांस से परिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डर्थ। सिनोनिम बताना है डर्थ का। देखिए, सभी तरह के क्वेश्चन लाने का हमारा मकसद है कि आपका फोकस डेली एक पार्ट बाद कभी एंटोनिम पढ़ लिया, कभी सिनोनिम पढ़ लिया, कभी इडियम फ्रेजेस पढ़ लिया, कभी नरेशन देख लिया, कभी एक्टिव पैसिव, मतलब सबसे टच रहना है फ्रेंड्स। इसलिए हमारे लाने का मकसद है। क्वेश्चन इसमें से आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, मिलेंगे भी। और इसका मेन मकसद वीडियो बनाने का है कि आप निरंतर कोई चीज़ छूटे नहीं। हर तरह के क्वेश्चन हम डालते हैं इसमें। जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन आ ही जाए, सब तो किसी के नहीं आ सकते। सब तो पेपर पर बनाने वाला उसको भी नहीं पता कौन से क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी पार्ट अलग अलग दिए जाते हैं। ग्रामर का कोई बनाता है और लिटरेचर कोई बनाता है, दोनों मिक्स करके तब बनाए जाते हैं। पता होना चाहिए आपके लिए। तो हमारा मकसद है कि आप हर चीज़ तक पहुँचे। अब सिनोनिम की बात आई तो मतलब वोकैब से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो डेथ का सिनोनिम हॉलो, स्कार्सिटी, ब्लैंक या लॉस। फटाफट आंसर करेंगे फ्रेंड्स। डेथ का जो सिनोनिम है स्कार्सिटी है। क्या है फ्रेंड्स? स्कार्सिटी। डेथ का मतलब होता है लेक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी, मतलब स्कार्सिटी से बोला जाता है। ठीक, या शॉर्टेज। स्कार्सिटी मतलब शॉर्टेज और इनसफिशियंसी। ठीक, हॉलो का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, क्योंकि ये भी बता दें, हॉलो मतलब एम्प्टी स्पेस। ठीक, अब ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है वैकेंट। वैकेंट या क्लियर भी कह सकते हैं ब्लैंक के लिए। लॉस, लॉस का मतलब होता है डिप्रीवेशन। क्या होता है? डिप्रीवेशन। तो यहाँ पर डर्थ का मतलब किसी चीज़ की कमी होना, मतलब स्कार्सिटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायरेक्शंस दिए, चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब
गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखिए इसमें ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, इनका सही से आपको प्रयोग करके करेक्ट कहाँ यूज हुआ है सेंटेंस में उसको आपको मार्क करना है कि सही वर्ब का यूज कैसे हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आप पहुँचते हैं, ये भी ग्रामर का मतलब है। तो देखिए क्या दिया चेक करते हैं। आई हैव ईट, ये हैव भी दिया है ब्रैकेट में और ईट, इन दोनों को हमें करेक्ट करना है। द केक बिफोर आई गॉट टू नो दैट इट वॉज रॉन्गली डिलीवर्ड टू अस। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर ये सही है, कहाँ कमी है। तो पहला वाला दिया आई हैव ईटन द केक बिफोर आई गॉट टू नो दैट इट वॉज रॉन्गली डिलीवर्ड टू अस। नेक्स्ट है आई हैड ईटन द केक बिफोर आई गॉट टू नो दैट इट वॉज रॉन्गली डिलीवर्ड टू अस। देखिए बाकी तो क्वेश्चन हमारा पूरा बाद वाला है, ये बाद वाला ध्यान दीजिए। द केक बिफोर आई गॉट टू नो दैट इट वॉज रॉन्गली, तो हम आगे का पार्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से आगे का पार्ट नहीं पढ़ना है। लेकिन ये देखना है किस टेंस में, आई गॉट, तो ये पास्ट फॉर्म है, ये भी आपका पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये कौन सा लगेगा ये चेक करना है। इसमें देखिए हैड ईटन दिया है, बाकी सेम है पोजीशन। इसमें आई हैव ईट्स दिया है, तो आई हैड ईट दिया है। अब आप आराम से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए आई हैव ईटन द केक बिफोर आई गॉट, अब बिफोर दिया है और फिर दिया गॉट पास्ट टेंस में। जब दूसरी वाली क्लोज हमारी पास्ट में है तो स्वाभाविक है कि ये पास्ट में ही होनी चाहिए, और कौन से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इससे पहले वाली क्लोज बिफोर और आफ्टर आप लगाते हैं। बिफोर आफ्टर मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होना चाहिए, तो हैव ईटन यहाँ पर नहीं आएगा, हैव गलत दिया, ईटन तो चलो ठीक है। दूसरे वाले में हैड ईटन दिया है, अगले वाले में हैव ईट्स, तो हैव के साथ ईट्स लगाने का मतलब यही हमारा रॉन्ग हो गया। इसमें हैड ईट, हेड तो दिया सही, लेकिन ईट दिया, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसका भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई हैड ईटन द केक बिफोर आई गॉट, तो ये पास्ट में पहुंच गया। जो पहले वाला पार्ट है तो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा क्लोज कौन से में बनती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हैव का हो जाएगा हैड और ईट का हो जाएगा ईट। ओके, ये आपके समझ में आ गया, क्लॉज को समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। देखिए बड़ा क्लिष्ट ये पेपर माना जाता है, ये थोड़ा सा वाइड बन जाता है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इज नॉट ट्रू, ये देखना नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं है इसका देखना है आपके लिए ग्रामर के रूल के अनुसार। पहला दिया है व्हेन मॉडल्स लाइक शुड, जैसे शुड है, कुड है, नीड है, मस्ट, ईटीसी आर यूज्ड इन द फॉर्मूला, उनका फॉर्मूला बनता है मॉडल्स का, मॉडल प्लस हैव प्लस वी थर्ड, देयर इज ए हिडन मीनिंग अपोजिट टू द सेंटेंस मीनिंग। आप समझ रहे होंगे कि मॉडल फॉर्मूला बनता है प्लस हैव लगाते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म, तो देयर इज ए हिडन मीनिंग, छिपा हुआ मीनिंग होता है, अपोजिट टू द सेंटेंस मीनिंग, सेंटेंस मीनिंग के अपोजिट छिपा होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं, तो ये सही बात है, मतलब ये सही है, कुछ नहीं, जो निगेटिव है ना नॉट ट्रू है, तो ये बात सही है बिल्कुल। कुछ ना कुछ हैव और मॉडल पर के थर्ड फॉर्म कोई हिडन अपोजिट मीनिंग इसका निकलता है, ये सही है। डू हैव एंड बी, डू हैव एंड बी द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो डू और हैव ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी के भी तरह यूज होती है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत है, बताएंगे क्यों गलत है। टू प्लस बेस फॉर्म अर्थात टू प्लस बी वन कम्स आफ्टर नीड एंड डेयर, ये भी सही है। नीड और डेयर के बाद टू प्लस बी वन आता है, आई नीड टू गो, ही डेयर टू सॉल्व इट, तो इस तरह से टू प्लस बी वन आता है, ये भी हमारा सही माना जाएगा।
इफ नीड और डेयर आर यूज इन नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए, जब नीडंट हो, डेयरंट हो, तो नॉट इज फॉलोड बाय ए बेयर इन्फिनेटिव। जैसे ही नीडंट टू गो देयर, ये नहीं बोलेंगे ही नीडंट गो देयर, तो बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू नहीं लगाते हैं। जैसे ओनली B1 एंड नॉट 2+B1, ये नहीं लगाते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अगर नीड और डेयर नेगेटिव फॉर्म में हो, नीडंट, डेरंट, तो डायरेक्ट क्या आएगा, हमारी B1 आएगा। इसमें टू का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है। जैसे ही नीडंट टू लेबर नहीं बोलेंगे, बल्कि ही नीडंट लेबर, ही नीडंट गो देयर, ही नीडंट ईट मच। तो नीडंट या डेरंट, ही डेरंट कम हियर, उसे यहाँ आने का साहस नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारे ये भी रूल सही है, ये भी रूल सही है हमारा, और अकॉर्डिंग ग्रामर ये भी रूल हमारा सही है। हमने गलत बताया था, क्या गलत है? देखिए कह रहा है कि ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत है, नॉट ट्रू। डू, हैव तो केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में यूज होती हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड। जैसे डू का आई डू माई वर्क, ये कैसा हो गया, हमारी मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है। हैव भी होती है, आई हैव ए बुक, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स। हाँ, बी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं मैं, है ना। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग ग्रामर रूल। व्हाट इज मीन्ड बाई स्नैक डकी? स्नैक डकी आपका फिगर ऑफ स्पीचेस का क्या मतलब पूछा है। इन सब के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, लिटरेरी फॉर्म्स के अंतर्गत हैं। काफ़ी वीडियोज हैं, 15-20 वीडियो पड़े हुए हैं, आराम से देख सकते हो, उन्होंने सभी दिया हुआ है। फिर भी हम देखते हैं स्नैक डकी क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं कौन सा होता है। ए पार्ट ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाई द होल, सॉरी, द होल ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाई ए पार्ट, ये नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ऐसा भी नहीं, दो चीजों कोई से कंपैरिजन नहीं होता है। ए नॉन लिविंग थिंग एंडोड विद ह्यूमन क्वालिटी, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए पार्ट समथिंग यूज टू सिग्निफाई द होल, एक पार्ट से ही संपूर्ण सेंटेंस का मीनिंग निकल आता है, यही हमारा क्या कहलाता है, स्नैक डकी कहलाता है। अब आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे स्नैक डकी फिगर ऑफ स्पीच किसको ज़्यादा पसंद था, कौन सा ऐसा राइटर हुआ है, ऑथर हुआ है जिसको स्नैक डकी ज़्यादा पसंद था, उसका फेमस स्नैक डकी माना जाता था। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमने पीछे वीडियो में बताया, अगर आपको पता हुआ तो। पूर्व वीडियो में क्वेश्चन ये दिया है कि स्नैक डकी किस राइटर के लिए बहुत पसंद था, किसका प्रिय था। तो ये होता है ए पार्ट समथिंग यूज टू सिग्निफाई द होल, पूरे का एक ही पार्ट से मीनिंग निकले आता है। 6 नंबर देखते हैं, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। देखिए हमारा ग्रामर का सिंथेसिस पार्ट आ गया। पैनकेक्स आर डेलिशियस बट नॉट विदाउट सिरप, बट नॉट विदाउट सिरप। तो ये हमारा किस तरह का सेंटेंस को क्या बनाना है, आपको सिंपल बनाना है। तो ये कंपाउंड फॉर्म में है फ्रेंड्स, सिंपल बनाना है। सिंपल में क्या होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, पैनकेक्स आर डेलिशियस व्हेन सर्व्ड विद सिरप। तो व्हेन तो आएगा नहीं, देखिए आर ए भी एक तरह की वो होगी, हमारी वर्ब होगी, ये डबल वर्ब नहीं हो सकती, सिंपल में सिंगल वर्ब होती है, पहचान रखना। पैनकेक्स आर डेलिशियस ओनली विदाउट सिरप, तो ओनली वगैरह यूज नहीं होता है, विद सिरप। ओनली तो अभी हमने बताया कंपाउंड सेंस में, ये भी नहीं हमारा, ये भी गलत है, ये भी सही। आई सर्व्ड विद सिरप पैनकेक्स आर डेलिशियस, नन ऑफ द एबव, ये तो है, इसमें ये वाला करेक्ट है फ्रेंड्स। आई सर्व्ड विद सिरप, पेन का कोमा लगा के यूज किया गया है। आई इफ सर्व्ड विद सिरप, यदि सिरप के साथ, इफ सर्व्ड विद सिरप, सिरप के साथ सर्व किया जाए, पेन केक्स आर डेलिशियस, तो अच्छे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा।
अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम देना है। डेसिफर, इंटरप्ट, कैलकुलेट, क्रिएट, इंटेरोगेट। देखिए जो हमारा डेसिफर का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए आपका। टू सक्सीड रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, अर्थात वह कूट लेखन को जो पढ़ लेना या समझ लेना, वो हमारा डेसिफर कहा जाता है। इसको कहते हैं इंटरप्ट। क्या कहते हैं? इंटरप्ट, अर्थात किसी चीज को इंटरमिंग करना, स्पष्ट भी से कह सकते हैं। बाकी सब देख लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनमें। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें करेक्ट फॉर्म भरना है आपको। व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव माई डैड लेट मी हिज कार। टू यूज, यूज, यूज्ड, यूजिंग। फटाफट आंसर करना है आपको। देखिए लेट के साथ क्या आता है? V1 आता है, ध्यान रखना। लेट के साथ V1 आता है, तो V1 कौन सा है इसमें? ये है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूज आएगा। ओके, बेयर इन्फिनिट का यूज करते हैं लेट के बाद। ठीक, बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें देखिए टू यूज है, ये तो हो नहीं सकता, ये थर्ड सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20 में आएगा। ठीक, लेट के साथ भी बनाता है। हु रोट द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये किसने लिखा है? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शाह, ऑस्कर विल्डे, हेनरिक इब्सन, एंटन चेखव। राइट आंसर इसका होगा बी, ऑस्कर विल्डे। ऑस्कर विल्डे ने इसको लिखा है। और ये कब लिखा गया था फ्रेंड्स? 14 फरवरी 1895 को ये परफॉर्म किया गया था एसटी जेम्स थिएटर लंदन में। ठीक, ऑस्कर विल्डे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, 4 वर्ड्स दिए हैं, आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। एक सही है, सही स्पेलिंग छांटना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग से संबंधित हमने 2-3 वीडियो डाले हैं, 280 के आसपास उसमें वर्ड्स हैं, सभी आपको मिल जाएंगे। बैडमिंटन, 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 बैडमिंटन। देखिए बैड, ध्यान है, ये तो टी वाले तो हो ही नहीं सकते, फटाफट काट दीजिए। अब डबल टी इसमें होता नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या बचा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बैडमिंटन। देखिए स्पेलिंग तैयार करने का तरीका है कि स्पेलिंग को आप डेली पढ़ें, चार्ट बना लें। जो हमने 200-250 वर्ड दिए हैं उन्हें बना लें, एक कापी पर नोट डाउन कर सकते हैं, या कहीं बाहर हैं तो आप कहीं दावत में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, या किसी काम से जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, तो आप कान में लीड लगा करके स्पेलिंग सुन सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें स्पेलिंग बोला है। और स्पेलिंग आपको बार बार बोलने से, जब भी पढ़ें तो मुंह से बोलें, जैसे BADMINTON। ये नहीं देखना कि हम बच्चे की तरह बोल रहे हैं, आपको बच्चा ही बनना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप टीचर हैं ना, कोई अधिकारी नहीं है। आप अधिकारी टीचर बनेंगे, अधिकारी अलग चीज़ आपको, तो हमें तो जीवन में पढ़ना है। एन आइडियल टीचर ऑलवेज रिमेन्स अ स्टूडेंट। एक अच्छा टीचर हमेशा एक स्टूडेंट रहता है, तो आपको बोलकर टीचर बनना है, तो भैया बोलना है, तभी स्पेलिंग बढ़िया बना सकते हैं। क्योंकि हमारी दिमाग और जुबान दोनों ही, हाथ भी लिखेंगे वो याद रखते हैं, जिससे हमारा स्पेलिंग गलत नहीं होगा। तो BADMINTON 1-2 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा, और फटाक से सेकंडों में मार्क कर देंगे, जिसका आपका समय बच जाएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि निश्चित रूप से आप इन्हें देख लें, वो वीडियो जरूर देखें स्पेलिंग संबंधी हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है माय गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट वर्क बाई जॉन बनियान। जॉन बनियान साहब का ग्रेटेस्ट वर्क कौन सा है? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। फटाफट आंसर करिए।
इनका है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। जॉन बनियान साहब का ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस सबसे ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है इनका। अब ये कब आया था? 1678 में। ठीक है, ये क्रिश्चियन एलेगरी है। क्या है? एलेगरी है। एलेगोरी या एलेगरी से बोलते हैं। क्रिश्चियन 1678 में पूछ लिया था सन, तो ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए बहुत कई वर्ड दिए हमने, इसका मतलब फोकस टूडेस मतलब जो हमारा वीडियो है वो वोकैब पे ज़्यादा है। वोकैब पे और ग्रामर पे इस पर ज़्यादा फोकस किया गया, तो इसका ध्यान रखें कि आप वोकैब और ग्रामर आपकी कहीं पिछड़ तो नहीं रही, इस पर ध्यान रखें। हर वीडियो में नहीं आएंगी ये, ज़्यादा से डाले हैं कि आपको बार बार रिमाइंड हो। तो इसका आपको क्या देना है? सिनोनिम देना है। क्या है इसका? डिसेबिलिटी, डिसएग्रीमेंट, डिसहार्मनी, डिसअपीयरेंस। फटाफट आंसर करिए। यस, करेक्ट आंसर इसका होगा डिसहार्मनी। ठीक, काज का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, तो डिसहार्मनी से कहा जाएगा। डिसेबिलिटी आप जानते हैं, डिसेबिलिटी किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल जो कंडीशन होती है डिसेबिलिटी कहलाती है। डिसएग्रीमेंट, लेक ऑफ कंसिस्टेंसी या करस्पॉन्डेंस इसे कहते हैं। डिसहार्मनी आप समझ गए, डिसहार्मनी मतलब होता है लेक ऑफ हार्मनी और एग्रीमेंट। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ समवन या समथिंग सीजिंग टू बी विजिबल, जो देख नहीं पा रहे। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्ट द ओपिनियन ऑप्शन सॉरी दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखिए ग्रामर का फिर फोकस है पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना आपको। एक्टिव सेंटेंस दिया होगा, गिव द चाइल्ड ए नर्सिंग डाइट, इम्पेरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले आराम से आप बना सकते हैं। लेट से भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ लेट वाला कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया गया है। तो देखेंगे द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नर्सिंग डाइट, द चाइल्ड was given a nursing diet, the child must have given a nursing diet, the child is given a nursing diet। देखिए सभी के ऑप्शन समान लग रहे हैं, फटाफट आंसर करिए कौन सा सही है। आपने आंसर आराम से पहचान लिया होगा माय गाइस। देखिए पैसिव फॉर्म में शुड का प्रयोग होता है, शुड भी, तो शुड भी देखिए इसमें बाजा ये भी नहीं है, मस्ट है, और लास्ट वाले में इज है, देख लेते हैं तो इज नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, द चाइल्ड शुड बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ए नर्सिंग डाइट, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लेट वाला होता लेट से ही बन सकता था। चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए फिर ग्रामर फोकस है। इफ यू नॉट बी लेट यू कैच द ट्रेन, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू हैडंट बीन लेट यू हैव कॉट द ट्रेन, इफ यू हैड बीन लेट यू वुड कॉट द ट्रेन। देखिए अगला हैड यू बीन लेट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, हैड यू नॉट बीन। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखें, हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? इफ से, तो इफ यू वाला तो इफ से तो शुरू होगा, यहाँ कुछ करेक्शन होना है। अब आपके दो सेंटेंस इसमें आराम से हट जाएंगे। देखिए ये हेड से शुरू हुआ, कहाँ से आ गया? गलत है, हेड से कुछ ध्यान ही नहीं देना, हेड से शुरू हुआ हमारा कोई मतलब नहीं, हमें इफ से देखना है। अब दो में से छांटना है फ्रेंड्स। इफ यू हैडंट बीन लेट, इफ यू हैड बीन लेट, अब देखिए इसमें हैडंट आ गया, इसमें हैड बीन, तो ये नेगेटिव फॉर्म में इसमें दिया है नॉट बी। देखिए यहाँ पर दिया नॉट बी, नॉट लगाना वर्ब लगाना जो भी, तो सीधी सी बात है पहला वाला ही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इफ यू हैडंट बीन लेट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा।
अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगला देखते हैं 15 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेनेसां राइटर? रेनेसां राइटर कौन नहीं है? फटाफट आंसर करना है आपके लिए। शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, सर थॉमस मेलोरी। फटाफट आंसर करना है। रेनेसां पीरियड के इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, सर थॉमस मेलोरी रेनेसां पीरियड के नहीं हैं। द ऑथर ऑफ ली मॉड आर्थर। बाकी देखिए, जो हमारे सभी रेनेसां पुनर्जागरण काल से कहते हैं तभी के राइटर हैं। ओके, तो ये सर थॉमस जो हैं आपके इस 17 रेनेसां पीरियड बाद का माना जाता है, 17वीं सेंचुरी माना जाता है। ये मानिए 17वीं सेंचुरी, जैसे शेक्सपियर का है, फिटनी का, ये हमारे सभी 17वीं सेंचुरी के राइटर माने जाते हैं। 16 17 यहाँ तक जो है और 15वीं सेंचुरी से शुरू होते हैं, ठीक है, जबकि ये हमारे 14वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अगला है इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज। इसमें आपको देखना है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये पोएम है। किसकी पोएम है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाल्ट व्हिटमैन की पोएम है। व्हिटमैन की ये हमारा पोएम है ये। तो द कैप्टन किसके लिए कहा गया है इसमें? जॉर्ज वाशिंगटन को, अब्राहम लिंकन को, JF कैनेडी को या LB जॉनसन को? फटाफट आंसर करना है आपको, पता भी होगा किसको कहा गया है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन को। ठीक, वो कैप्टन माई कैप्टन। और जो पोएम थी 1865 में आई थी। 1865 में ओ कैप्टन माई कैप्टन। 17 नंबर क्वेश्चन है माई गाइस, फटाफट आपको आंसर करना है। हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइन? ओपन दाइन आइज एंड सी द गॉड इज नॉट बिफोर दी। ओपन दाइन आइज एंड सी द गॉड इज नॉट बिफोर दी। किसकी है? नेस्ले सेकल, कमला दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस हार्डी। फटाफट आंसर करना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको ऑप्शन आप भूल लिया होगा। देखिए, ओपन द आइज, अपनी आंखें खोलो, एंड सी द गॉड, ईश्वर का दर्शन करो, इज नॉट बिफोर दी, तुम्हारे सामने नहीं है। तो ईश्वर संबंधी आप जानते हैं, भली भांति आराम से आंसर कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पर लिखा था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, उन्होंने इस लाइन को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे बंगाली राइटर माने जाते हैं, और जिन्होंने 1930 में, इनके लिए एक विशेष चीज़ है, 1930 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ था, 1913, दोबारा लिख देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। 1913 में क्या किया गया था, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ओके, कहाँ पैदा हुए थे? तो 7 मई 1861 को ये जन्म हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर का, कलकत्ता में। थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 18 नंबर। फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। फॉकनर साहब को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1946, 1947, 1948, 1949। फटाफट आंसर आपको करना है फ्रेंड्स, तेजी से आंसर करिए, कब मिला था? राइट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा माय गाइस। तो 1949 में फॉकनर साहब को, विलियम फॉकनर इन्हें कहना चाहिए, नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। ठीक,
1949। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द ओल्ड मैन एंड द सी के हीरो का नाम बताना है। टॉम सॉयर, सैंटियागो, हेनरी या नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करना है आपके लिए। आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। तो इसका जो हीरो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सैंटियागो। कौन है? द ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो है सैंटियागो। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमोंग दीज इज कॉल्ड ए होम स्पन फिलोसफर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। इसको होम स्पन कहा जाता है। आर्नोल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राजा राय, वाल्ट विटमैन। फटाफट आंसर करिए आप। इसमें देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को होम स्पन फिलोसफर कहा जाता है, क्योंकि ये अमेरिकन राइटर रहे हैं और इनको होम स्पन जो है फिलोसफर कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने मोस्टली अपने आइडियाज़ थे, अलग अलग विचार रखे थे, वर्स पोइट्री भी लिखी थी। ठीक, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बस लिखेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।